हेलो बच्चों, वेलकम टू बूस्ट ब्रेन। दिस इज़ नीतीश माथुर। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका कि कुछ पार्ट हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। जिन बच्चों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो इसका पहला पार्ट देख लें। आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम अपने नए टॉपिक से, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बी पीरियडाइज, यानी कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1817 में जेम्स मिल नाम का एक स्कॉटिश पर्सन था, जो कि एक इकोनॉमिस्ट था और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था। और जेम्स मिल नामक जो व्यक्ति है इसने 3 वॉल्यूम वाला एक बुक जो है वो प्रकाशित किया था या पब्लिश किया था, जिसका कि नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जेम्स मिल ने एक किताब जो है वो पब्लिश की, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इसके 3 वॉल्यूम थे। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब ये जो किताब इसने लिखी थी, यहाँ पर जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। और आगे कहा जा रहा है कि ये जो पीरियडाइजेशन किया था जेम्स मिल के द्वारा, इसको शुरुआत में लोगों ने काफ़ी एक्सेप्ट किया। आगे आपके लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। अब ये आपसे पूछ रहा है इसमें कि आपको क्या लगता है कि इंडियन हिस्ट्री को हम इस तरह से अगर हम देखें, या इस तरीके से हम हिस्ट्री को अगर डिवाइड करें धर्म के आधार पर, तो इसमें क्या समस्या हो सकती है ना। क्या इस तरीके से हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, क्या इसमें कोई समस्या है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को हम रिलीजन के आधार पर, है ना, वो भी जो वहाँ के जो राजा थे उनके रिलीजन के आधार पर हम इस तरह से उसको नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उस समय मान लो हम अगर उसको हिंदू पीरियड कह रहे हैं, तो हिंदू पीरियड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस समय का जो राजा है वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो उस हिसाब से अगर उस पीरियड को हम हिंदू या मुस्लिम पीरियड कह देंगे, तो उस समय के जो बाकी के जो लोग हैं, है ना, यानी कि केवल अब हिंदू पीरियड है यानी कि हिंदू राजा है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उस पीरियड में और कोई धर्म नहीं था या और धर्मों के लोग नहीं थे, है ना। तो यहाँ पर किसी भी पीरियड को हिंदू, मुस्लिम या ब्रिटिश पीरियड हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर यह समस्या थी। आगे दिया हुआ है, वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि हम क्यों हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं अलग अलग पीरियड्स में, है ना, यानी कि जो हिस्ट्री है उसको पीरियड्स में हम डिवाइड क्यों करते हैं, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं पीरियड्स में। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है आगे, वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर टू अस। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा इसलिए हम करते हैं जिससे कि एक टाइम पीरियड की जो विशेषताएं हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके जो सेंट्रल फीचर हैं, उनको हम कैच कर पाएँ या उनको हम जान पाएँ। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डेमोक्रेट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड बिकम इम्पोर्टेंट। तो आगे दिया हुआ है कि वे शब्द या वो टर्म्स जिनके माध्यम से या जिनके थ्रू हम हिस्ट्री को पीरियडाइज करते हैं या उसको पीरियड्स में बांटते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता भाई, यहाँ पर एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग जो टाइम पीरियड होता है ना, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको जानने का हम यहाँ प्रयास करते हैं, और ये हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस पीरियड में क्या चेंजेस आई थी, है ना, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कब कब हुई थी, कब कौन सा चेंज आया था, चीज़ें कब तक एक जैसी रहीं, उसके बाद कब से बदलना शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। आगे दिया हुआ है, दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियल्स अबाउट द पास्ट, दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो टर्म्स की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो टर्म्स हैं ये हमारे आइडियाज़ को, हमारे विचारों को रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं पास्ट को लेकर, वो किस तरह के हैं, और ये दिखाते हैं कि हम जो है चेंजेस को किस तरीके से देखते हैं, यानी कि जो भी परिवर्तन हुए, जो भी बदलाव आए,
पास्ट के अंदर, है ना, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जो बदलाव आए, उन बदलावों को हम किस तरह देखते हैं, इनको भी ये क्या करते हैं, शो करते हैं। आगे दिया हुआ है, मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। तो आगे मिल जो है वो ये सोचते हैं, या मिल का मानना था कि जो एशियन सोसाइटीज़ हैं वो कह सकते हैं कि पीछे हैं किससे, यूरोपियन सोसाइटीज़, है ना, यानी कि जो यूरोप की जो सोसाइटी है उनसे पीछे हैं एशियन सोसाइटीज़, किसके मामले में, सिविलाइजेशन के मामले में। आगे दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices dominated social life. आगे बताया जा रहा है कि जो जेम्स मिल का जो मानना था, है ना, या जेम्स मिल की जो सोच थी हिस्ट्री को लेकर, है ना, या उनकी समझ जो थी हिस्ट्री को लेकर, वो ये थी कि उनका ये मानना था कि ब्रिटिश जो थे उनके आने से पहले जो है इंडिया क्या था, एक तरह से यहाँ पर इंडिया में हिंदू और मुस्लिम जो तानाशाह होते थे वो यहाँ पर शासन करते थे। उसके अलावा यहाँ पर क्या था, रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबूज और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, यानी कि उनके हिसाब से यहाँ पर धार्मिक जो है बैर हुआ करते थे, लोग जो है आपस में लड़ा करते थे धर्म के आधार पर, और यहाँ पर जातिगत बंधन हुआ करते थे, है ना, कास्ट वगैरह का बहुत सिस्टम हुआ करता था, और काफ़ी अंधविश्वास जो थे वो फैले हुए थे सोशल लाइफ में। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, और आगे जेम्स मिल ये सोचते हैं, या उनका ऐसा मानना था कि केवल ब्रिटिश रूल जो है वो ही क्या कर सकता है, इंडिया को सिविलाइज कर सकता है। नेक्स्ट आगे, टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ इन इंडिया। और आगे उनका मानना था कि जो इंडिया है उसको हम अगर सिविलाइज करना चाहें, है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए जो यूरोपियन मैनर्स हैं, या वहाँ की जो आर्ट है, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या वहाँ की जो लॉ हैं यूरोप के, उनको इंडिया में एक तरह से लागू कर देना चाहिए। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू एंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। आगे मिल जो है वो ये सुझाव देते हैं कि ब्रिटिश जो हैं उनको पूरे ही इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों को ज्ञान और जो है सुख जो है दिया जा सके या प्रदान किया जा सके। फॉर इंडिया वाज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। आगे जेम्स मिल का ये मानना है कि बिना ब्रिटिश हेल्प के, है ना, बिना अंग्रेजों की सहायता के इंडिया जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा। ये जेम्स मिल की सोच थी, या उनका ऐसा मानना था। आगे दिया हुआ है, इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। आगे दिया हुआ है कि ये जो अवधारणा थी हिस्ट्री की, जेम्स मिल की जो अवधारणा है हिस्ट्री को लेकर, यहाँ पर ब्रिटिश रूल जो है या ब्रिटिश जो शासन है उसको रिप्रेजेंट किया गया है किसके रूप में, प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन, यानी कि एक तरह से ब्रिटिश रूल को एक प्रतीक बना दिया किसका, प्रोग्रेस का और सिविलाइजेशन का, यानी कि जो ब्रिटिश रूल है वही सभ्यता का और प्रकृति का प्रतीक उसको बना दिया गया। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस। आगे दिया हुआ है कि जो जो पीरियड था ब्रिटिश रूल से पहले का, यानी कि जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले का जो पीरियड था, उस पीरियड को उन्होंने अंधकार का समय कहा, अंधकार का पीरियड कहा, यानी कि जब अंधकार था। कैन सच आ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे। आगे दिया हुआ है, क्या इस तरह की अवधारणा को आज स्वीकार कर सकते हैं, या किया जा सकता है इस तरह की अवधारणा को स्वीकार? आज तो नहीं किया जा सकता है ना। आगे देखते हैं, इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। आगे आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या हिस्ट्री के किसी भी पीरियड को हम हिंदू या मुस्लिम कह सकते हैं, है ना, किसी भी पीरियड को हिंदू या मुस्लिम पीरियड हम कह सकते हैं क्या, है ना, तो नहीं कह सकते। डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फैथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड। तो किसी भी पीरियड को हम हिंदू पीरियड या मुस्लिम पीरियड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखो आगे कह रहा है कि डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फैथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड, मतलब इस पीरियड में क्या और धर्म के या और विश्व मतों को मानने वाले लोग नहीं थे क्या? बिल्कुल थे, और धर्मों को मानने वाले लोग भी थे। तो उनके बारे में क्या, अगर किसी पीरियड को हम हिंदू पीरियड या मुस्लिम पीरियड कह देंगे तो जो बाकी के धर्म है उनको मानने वाले लोग भी जो थे वो भी तो रहते थे, उनके बारे में क्या होगा? तो
कहने का मतलब यही है कि हम किसी भी पीरियड को हिंदू या मुस्लिम या ब्रिटिश पीरियड में नहीं बांट सकते। आगे दिया हुआ है, वाई शुड बी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम। यहाँ आगे कहा जा रहा है कि हम किसी भी पीरियड को किसी शासक के धर्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, है ना। तो किसी भी पीरियड को हम बिल्कुल भी उस टाइम के शासक के धर्म के साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते। टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर। आगे कहा जा रहा है कि यदि हम ऐसा करते हैं कि किसी भी पीरियड को हम किसी भी रूलर के रिलीजन के साथ में अगर जोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो और जो मतलब लोग रहते थे और धर्म के जो लोग रहते थे या और कह सकते हैं कम्युनिटी के जो लोग रहते थे, उनकी जो लाइफ्स हैं, उनका जो जीवन है या उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि उनकी जो मान्यताएं हैं या उनकी रीति रिवाज जो हैं, उनका कोई मैटर मतलब कोई महत्व नहीं था, है ना। मतलब और धर्मों के जो लोग थे उनके रीति रिवाज, उनके मान्यताएं, है ना, इनका कोई वैल्यू नहीं थी इनकी। इसका मतलब ये होगा। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एशियंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में जो रूलर हुआ करते थे, वो सब एक ही धर्म के नहीं हुआ करते थे, अलग अलग धर्मों के हुआ करते थे, है ना। सभी का धर्म जो है अलग अलग हुआ करता था। एक ही धर्म के राजा जो है एशियंट इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलते। आगे देखते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियन हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो यहाँ पर बताया गया है आगे कि ये जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन था, इससे अलग हटकर जो हमारे हिस्टोरियन थे, हमारे जो इतिहासकार थे, उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पार्ट में, और वो 3 पार्ट थे, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब ये जो डिवीज़न हुआ था, इसकी भी अपनी समस्याएं थी। देखो, तो दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम, इसकी भी अपनी कुछ समस्याएं थी, या कह सकते हैं कि ये जो डिवाइडेशन हुआ था, ये जो डिवीज़न हुआ था हिस्ट्री का, इसकी भी अपनी अलग समस्याएं थी। और वो क्या थी, आगे दिया हुआ है, इट इज़ ए पीरियडिसेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा पीरियडिसेशन था जो कि वेस्ट की जो कंट्रीज हैं वहाँ से ये बोरो किया गया था या वहाँ से लिया गया था। अब वेस्ट में वहाँ पर ये जो पीरियडिसेशन हुआ था, है ना, तो वहाँ पर इसका जो संबंध है ना, या उसको एसोसिएट किया गया था किसके साथ में, विद द ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। मतलब आधुनिकता की जितनी भी कह सकते हैं कि जो भी ग्रोथ है ना, यानी कि जैसे कि वहाँ पर मॉडर्न पीरियड को किसके साथ जोड़कर देखा गया था, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी, इन सबके साथ जोड़कर उनको देखा गया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, जब वहाँ पर लिबर्टी जो है वो आ गई थी, डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई थी, है ना, साइंस काफ़ी डेवलप हो चुका था और लोगों के बीच में इक्वलिटी आ चुकी थी, तो उस पीरियड को उन्होंने मॉडर्न पीरियड कहा। लेकिन हमारे यहाँ पर मॉडर्न पीरियड किसको कहा गया है, ये जो जब से अंग्रेज आए और उसके बाद के पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहा गया, जो कि अपने आप में देखा जाए तो सही नहीं है ना। आगे देखा जाए, मेडिवल was a term used to describe a society where these feature of modern society did not exist। अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर मेडिवल जो पीरियड था, है ना, उसको किसके साथ जोड़कर देखा गया, मतलब उसको उस सोसाइटी से जोड़कर देखा गया जहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब लोगों में इक्वलिटी नहीं थी, साइंस ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया था, डेमोक्रेसी जो है वो नहीं थी, लिबर्टी जो है लोगों को नहीं मिल पाई थी, तो उस पीरियड को उन्होंने क्या कहा था, मेडिवल पीरियड, है ना। यानी कि जब ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं थी, उस पीरियड को उन्होंने कहा था मेडिवल पीरियड, और जब वो सारी चीज़ें वहाँ आ गई उसको उन्होंने कहा था मॉडर्न पीरियड। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा ही हो रहा है ना। हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड है उसको जोड़ के देखा गया किसके साथ में, जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जब अंग्रेज़ों का जब राज यहाँ था, तो यहाँ की इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लोगों को लिबर्टी नहीं थी, है ना, लोगों के पास स्वतंत्रता नहीं थी, समानता नहीं थी। आगे दिया हुआ है देखो, तो एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, है ना। तो जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर था
तो ना तो इक्वलिटी थी, ना फ्रीडम थी, ना ही कह सकते हैं कि लिबर्टी थी। नॉर वाज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही इस पीरियड में कोई इकोनॉमिक या कोई भी और ग्रोथ हुई थी, है ना। तो ना तो आर्थिक कह सकते हैं कि वृद्धि हुई थी, और ना ही किसी और क्षेत्र में हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली थी। तो इस पीरियड को हम फिर मॉडर्न पीरियड कैसे कह सकते हैं, है ना। आगे दिया हुआ है, मैनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। तो अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो उसको मॉडर्न पीरियड ना कहकर क्या कहते हैं, कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, है ना। जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए और आकर उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया, यहाँ पर आके अपना जो शासन है वो शुरू कर लिया, तो इस पीरियड को कई सारे इतिहासकार जो है वो कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। अब बात आती है कि ये कॉलोनियल है क्या, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है, देखो आगे, इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल, सब्जुगेटिंग लोकल नवाब एंड राजास। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इस बुक में आप पढ़ोगे कि कैसे अंग्रेज जो है वो यहाँ आए और कैसे उन्होंने यहाँ पर अपना जो है शासन जो है स्थापित कर लिया। यहाँ के लोकल जो नवाब थे या जो राजा थे उनको दबाकर उन्होंने अपना जो है जो शासन है वो स्थापित कर लिया। और आगे आप देखोगे, देखो लिखा हुआ है, यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that come about as a consequences। आगे दिया हुआ है कि आप ये भी पढ़ोगे इस बुक में कि कैसे उन्होंने यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी थी या हमारी जो सोसाइटी थी वहाँ पर आके अपना जो है कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, कैसे उन्होंने यहाँ पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए यहाँ से बहुत सारा जो राजस्व है या बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया, है ना। यहाँ का मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से राजस्व इकट्ठा करके जो भी टैक्स वो यहाँ से इकट्ठा करते थे, उसी टैक्स से वो अपने खर्चे जो है पूरा किया करते थे। उसके अलावा और भी हम देखेंगे, जैसे कि कैसे यहाँ से वो क्या करते थे, सामान वगैरह जो है खरीद कर ले जाते थे, वो भी सस्ती कीमतों पर, है ना, लो प्राइस पर यहाँ से बहुत सारा जो सामान है वो खरीद कर ले जाते थे। और क्या किया उन्होंने, प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, है ना, यानी कि क्या उन्होंने कई सारी जो फसलें हैं वो भी यहाँ पर पैदा करवाई किसानों से, जो कि उनको एक्सपोर्ट करनी थी। आगे दिया हुआ है, एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट कम अबाउट एज ए कॉन्सिक्वेंसेस, और यहाँ आप देखोगे कि कैसे जो है वो एक के बाद एक जो है परिवर्तन देखने को हमें मिले। तो वो भी इस किताब में आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। आगे दिया हुआ है, यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। और आगे बताया जा रहा है कि आप ये भी इस बुक में ये पता कर पाओगे या आप ये जान पाओगे कि कैसे ब्रिटिश रूल की वजह से यहाँ पर जो यहाँ की जो वैल्यूज़ थे या वहाँ यहाँ की जो टेस्ट थे, है ना, या कस्टम्स थी या प्रैक्टिसेस थी, ये सब क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी कि यहाँ की जो रीति रिवाज थी, यहाँ की जो मान्यताएं थी, पसंद नापसंद थी, उन सभी पर एक अफेक्ट पड़ा या वो सभी जो है वो कैसे चेंज हो गई। आगे दिया हुआ है, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस वी रेफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन। आगे दिया हुआ है कि जब एक देश दूसरे देश पर जब कब्जा करता है ना, या दूसरे देश पर अधिकार करता है, और उसकी वजह से यहाँ पर इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मतलब जिस देश पर कब्जा किया गया है तो वहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आ जाए। मतलब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करे और कब्जा करने की वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल चेंज आ जाए, इकोनॉमिक चेंज आ जाए, सोशल चेंज आ जाए और कल्चरल जो है चेंज आ जाए। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन, यानी कि औपनिवेशिकरण कहते हैं। आगे दिया हुआ है, you will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called our past in the plural। तो यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि ये जो चेंजेस हुए थे, ये जो परिवर्तन हुए थे या बदलाव जो आए थे, इन बदलावों को सभी ग्रुप्स के लोगों ने या सभी क्लासेस के लोगों ने बराबर महसूस नहीं किया था। यानी कि ये जो चेंजेस आए थे उनका असर सब पर एक बराबर नहीं पड़ा था। इसलिए यहाँ हम इस किताब का जो नाम है, हमारी जो बुक का नाम है वो क्या है, अवर पास्ट, यानी कि हमारा इतिहास या हमारा अतीत। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू वी नो।
है ना, यानी कि हम कैसे जानते हैं किसके बारे में, पास्ट के बारे में, यानी कि जब भी हमें पास्ट के बारे में जानना होता है तो हम किस तरीके से जान सकते हैं। तो दिया हुआ है आगे, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि आगे बताया जा रहा है कि जो पिछले 250 साल हैं या पिछले 250 साल हैं उनमें क्या हुआ, तो इसके बारे में हिस्टोरियन जो है वो कहाँ से जानते हैं, यानी कि कौन से ऐसे सोर्स हैं, कौन से ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से वो इतने समय पहले का जो है पता कर सकते हैं कि आज से 250 साल पहले क्या हुआ था, है ना, या आज से 500 साल पहले क्या हुआ था। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो प्रशासन होता है वो रिकॉर्ड तैयार करता है ना, तो उन रिकॉर्ड्स से हम क्या कर सकते हैं, उस समय के बारे में पता कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें, वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सोर्स है उनमें एक जो सोर्स है वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि सरकारी दस्तावेज जो होते हैं, है ना, जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तैयार किए गए थे। तो वो एक काफ़ी अच्छे सोर्स जो है हिस्टोरियंस को मिल जाते हैं, जहाँ से वो पता कर सकते हैं कि उस समय में क्या क्या हुआ था। आगे दिया हुआ है, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट। भाई अंग्रेजों का ये मानना था कि ये जो लिखने की जो कला है, यानी कि हर चीज़ को हम लिख के रखते हैं तो लिखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा उनका मानना था। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। तो देखो जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो उनके द्वारा जो है हर एक इंस्ट्रक्शन को, हर एक प्लान को, हर एक पॉलिसी डिसीजन को, हर एक एग्रीमेंट को और हर एक इन्वेस्टिगेशन को क्लियरली उनके द्वारा लिखा गया था, मतलब हर चीज़ उन्होंने लिख के रख रखी थी। वंस दिस वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। और उनका मानना था कि एक बार ये काम हो जाए, है ना, जब हम चीज़ों को प्रॉपरली लिख लें उसके बाद में हम बाद में क्या कर सकते हैं, उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और उनके ऊपर क्या हो सकता है, डिबेट भी हो सकती है। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। अब ये जो समझदारी थी अंग्रेजों की, तो उस समझदारी से क्या हुआ कि यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कल्चर है वो क्या हो गया, पैदा हो गया, है ना, यानी कि एक प्रशासनिक जो है संस्कृति बन गई। और वो किसके आधार पर बनी, तो जो मेमोज है, नोटिंग्स हैं या जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कल्चर है वो बनकर तैयार हो गया। आगे दिया हुआ है, द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। आगे दिया हुआ है कि अंग्रेजों का ऐसा मानना था या ब्रिटिश लोगों का ऐसा मानना था या वो ऐसा फील करते थे कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं उनको हमें बड़ी सावधानी से प्रिजर्व करके रखना होगा। सो दे सेट अप रिकॉर्ड्स रूम्स अटैच टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी उनकी संस्थाएं थीं उनमें एक कह सकते हैं कि एक रूम जो है उन्होंने बनाया जिसको रिकॉर्ड रूम बोला जाता था। और उस रिकॉर्ड रूम में सारे रिकॉर्ड जो है वो प्रिजर्व करके रखे जाते थे। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड्स रूम्स। तो जितने भी सारी संस्थाएं थीं, चाहे वो कोई तहसीलदार का ऑफिस हो, चाहे कलेक्ट्रेट यानी कि किसी कलेक्टर का ऑफिस हो, चाहे कमिश्नर का ऑफिस हो, चाहे प्रांतीय सचिवालय जो होता है उसका ऑफिस हो, चाहे कोई लॉ कोर्ट हो, है ना, तो हर जगह उन्होंने क्या बनाया, रिकॉर्ड रूम बनाया और वहाँ पर रिकॉर्ड्स को क्या करके रखते थे, प्रिजर्व करके रखा जाता था। इस आगे दिया हुआ है, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। अच्छा, इसके अलावा आर्काइव्स बनाए गए और कह सकते हैं कि जो म्यूजियम है वो भी बनाए गए जिससे कि वहाँ पर इम्पोर्टेंट जो रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके। आगे दिया हुआ है, लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स। आगे दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, है ना, यानी कि 19वीं सदी जब शुरू हुई थी तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो लेटर्स या मेमोज एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जाते थे उनको हम आज भी कहाँ पढ़ सकते हैं, आर्काइव्स में पढ़ सकते हैं। यानी कि वो डॉक्यूमेंट या वो लेटर्स जो कि उस समय पर एक शाखा से दूसरी शाखा में जाते थे, यानी कि जो मतलब एक ऑफिस से
दूसरी ऑफिस में जो रिकॉर्ड्स वगैरह जाते थे या लेटर्स वगैरह है जो जाते थे, वो आज भी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, आज भी हम वो हमें आर्काइव्स में देखने को मिलते हैं। आगे दिया हुआ है, यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। आगे दिया हुआ है कि आप उन नोट्स को, है ना, यानी कि जो टिप्पणियाँ होती थी या जो रिपोर्ट्स होती थी जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल में, यानी कि जो जिला जो ऑफिस जिला कार्यालय जो होता है, जहाँ पर ये कह सकते हैं जो जिला अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा जो तैयार किए गई जो रिपोर्ट होती थी या उनके द्वारा तैयार की हुई जो नोट्स होते थे, या कह सकते हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन होता था, कोई भी निर्देश जो है वो हुआ करता था, जो कि कहाँ से कहाँ भेजा जाता था, जो कि भेजा जाता था बाय ऑफिशियल एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो ऊपर के जो अधिकारी हुआ करते थे वो प्रांतीय जो अधिकारी हुआ करते थे वहाँ उनको भेजा करते थे उन रिपोर्ट्स को या उन नोट्स को। तो उनको भी हम यहाँ का कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे दिया हुआ है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट, दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। आगे दिया हुआ है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो रिकॉर्ड हुआ करते थे या जो भी हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट हुआ करते थे, उनको बड़ी सावधानी से कॉपी किया जाता था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 19वीं सदी में प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, तो उस समय कॉपी करने का ये जो काम है वो हाथों के द्वारा किया जाता था, यानी कि हाथों से लोग जो है लिखा करते थे, और लिखने का जो काम है वो कैलीग्राफिस्ट करते थे। अब ये कैलीग्राफिस्ट क्या होता है, कैलीग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो लिखने की कला में क्या होते हैं, माहिर होते हैं, है ना, बड़ी सुंदर इनकी राइटिंग होती है और लिखने की कला में ये माहिर होते हैं। इनके द्वारा जो है सारे जो डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपी की जाती थी। आगे दिया हुआ है, द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आगे दिया हुआ है कि जैसे ही 19th सेंचुरी जो है वो आगे की तरफ निकली, जैसे कि समय निकला, तो जैसे ही समय निकला प्रिंटिंग जो है वो मतलब प्रिंटिंग मशीन जो है वो आ गई थी और काफ़ी फैल गई थी। और क्योंकि अब प्रिंटिंग मशीन आ गई थी तो उन डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी सारी जो कॉपीज़ है वो बनाई गई, काफ़ी सारी जो है नकल बनाई गई, और उन नकलों की जो मतलब एक एक प्रति हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट, यानी कि जो सर्वेक्षण है ना, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया, सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो गया। तो देखते हैं इसमें, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब औपनिवेशिक शासन था तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वे या कह सकते हैं कि सर्वेक्षण की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉमन हो गई, और एक तरह से हम देख सकते हैं कि तरह तरह के जो सर्वे हैं वो किए जाने लगे। आगे दिया हुआ है, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड, है ना। अंग्रेजों का ये मानना था कि यदि तुम्हें किसी भी एरिया में या किसी भी क्षेत्र में अच्छे से वहाँ पर प्रशासन करना है, अच्छे से वहाँ पर शासन चलाना है, तो उस एरिया को, उस क्षेत्र को तुम्हें अच्छे से जानना होगा, यानी कि वहाँ की एक एक नॉलेज जो है वो तुम्हें लेनी होगी। और ये नॉलेज जो है वो कैसे ले सकते हैं, सर्वे के द्वारा ले सकते हैं। आगे दिया हुआ है, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। तो दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में डिटेल सर्वे जो है वो किए जाने लगे, और जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो कंट्री है, पूरा जो कंट्री है उसका एक नक्शा जो है वो तैयार किया जाने लगा। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड। तो देखो, ग्रामीण जो इलाके होते थे, गांव के जो क्षेत्र होते थे ग्रामीण, वहाँ पर रेवेन्यू सर्वे किया गया, है ना, यानी कि राजस्व सर्वेक्षण किया गया, है ना। और इसके अलावा और को देख सकते हैं आगे, तो दिया हुआ है, द एफर्ट वाज टू नो द टॉपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा एंड फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर वहाँ की जो टॉपोग्राफी है ना, यानी कि वहाँ की जो सतह है, ज़मीन की सतह, उसकी थोड़ी सी जांच हुई, उसका सर्वे किया गया। उसके अलावा जो सॉइल की जो क्वालिटी है उसको चेक किया गया। फ्लोरा एंड फौना, यानी कि वहाँ पर जो जंगली जीव पाए जाते हैं या जो वनस्पति पाई जाती हैं उसका भी सर्वे हुआ।
और उसके अलावा जो लोकल हिस्ट्री है यानी कि जो स्थानीय इतिहास है उसके बारे में भी जांच पड़ताल की गई, और जो क्रॉपिंग पैटर्न है यानी कि वहाँ पर फसलें जो हैं किस पैटर्न में उगाई जाती हैं, इन सभी चीज़ों की वहाँ पर क्या की गई, इन सभी चीज़ों का वहाँ पर सर्वे किया गया। आगे दिया हुआ है ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको इम्पोर्टेंट समझा गया, उसको बड़ा ही महत्व जो है वो दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उस इलाके में अगर आपको क्या करना है, वहाँ पर अपना शासन चलाना है, तो ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी जो फैक्ट हैं उनको बड़ा ही आवश्यक माना गया। आगे दिया हुआ है सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स, है ना, हर 10 साल में यहाँ पर जनगणना जो है होने लगी। These prepare detailed record of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religion and occupations, है ना। तो जो सर्वे किया गया या कह सकते हैं कि जो जनगणना जो है वो शुरू की गई, हर 10 साल में जनगणना की जाती थी। अब इस जनगणना के माध्यम से जो है वो क्या किया जाता था, तो जो लोगों के जो रिकॉर्ड्स है वो रखे जाते थे, जैसे कि लोगों की संख्या के बारे में कि कितनी जनसंख्या है ना, और कह सकते हैं कि उनकी जो कास्ट है उसके बारे में पता किया गया, उनके रिलीजन के बारे में पता किया गया, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पता किया गया, सभी चीज़ों के बारे में पता किया गया। इसके अलावा और भी कई सारे सर्वे हुए थे, जैसे कि बॉटनिकल सर्वे हुआ, जूलॉजिकल सर्वे हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ, फॉरेस्ट सर्वे हुआ, है ना। तो ये सभी तरह के जो सर्वे हैं वो भी वहाँ पर उस समय में किए गए। आगे जो हेडलाइन है वो है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। यहाँ पर कह रहा है कि जो हम अभी हमने ऊपर देखा था ना कि जो सरकारी दस्तावेज होते हैं या सरकारी जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग जो है वो ये दी गई है कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है या ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ये सरकारी दस्तावेज नहीं बता पाते हैं। तो इसमें देखते हैं, फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो हमारे पास असीमित जो भंडार है रिकॉर्ड्स का, जिसमें कह सकते हैं कि जो हमारे पास इतने सारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, है ना, तो इससे हम बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं या बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें ये रिमेंबर रखना होगा, यानी कि हमें ये याद रखना होगा कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं ये हमें हर चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं, है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी वो किसके बारे में मिलेगी, तो जो भी जो ऑफिशियल मतलब जो अधिकारी हुआ करते थे उनके बारे में मिलती है, यानी कि अधिकारी जो है वो क्या सोचते थे, इसकी जानकारी हमें इन रिकॉर्ड से मिलती है। आगे दिया हुआ है व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. तो यहाँ पर हम बात करें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की, तो देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सरकारी दस्तावेज हैं और इनमें हमें केवल वही बातें जो है जानने को मिलेंगी जो कि उस समय के सरकारी जो अधिकारी हुआ करते थे वो सोचते थे, जैसे कि उनका इंटरेस्ट किन चीज़ों में था, है ना, किन चीज़ों में उनकी रुचि थी या किन चीज़ों को वो प्रिजर्व जो है करना चाहते थे। और आगे दिया हुआ है कि दिस रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन। अब यहाँ क्या हमें जानकारी नहीं मिलेगी, तो जानकारी हमें इस बात की नहीं मिलेगी कि इनके अलावा जो और भी जो लोग थे, जो सामान्य जो जनता थी, है ना, जो लोग हुआ करते थे, तो वो क्या सोचते थे या वो क्या फील करते थे या उनके जो एक्शन हुआ करते थे या जो भी वो कार्यवाही करते थे तो उनके पीछे क्या कारण थे, तो उनके बारे में ये सरकारी रिकॉर्ड से हमें जानकारी नहीं मिलती है। आगे दिया हुआ है फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। अच्छा, अब इन लोगों के बारे में अगर हमें जानना है ना, यानी कि आम जनता जो है वो क्या सोचती थी, क्या फील करती थी, या उन्होंने जो कोई भी कार्रवाई की या कोई भी एक्शन उन्होंने लिया तो क्यों लिया, तो इन सभी की जानकारी अगर हमें जाननी है तो उसके लिए हमें कहीं और जो है तलाश करनी पड़ेगी, कहीं और देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ आगे दिया हुआ है कि जब हम शुरू करते हैं ऐसे रिसोर्सेज की बारे में, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐसे रिसोर्स ढूंढना शुरू करते हैं
जिनसे इन लोगों के बारे में जानकारी मिले। तो ऐसे रिसोर्स देखा जाए तो काफ़ी मात्रा में हमें मिल जाते हैं, लेकिन इनको ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हमें होती है, थोड़ी सी परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। आगे दिया हुआ है, वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार। तो यहाँ के आगे दिया हुआ है कि जब हम ढूंढने निकलते हैं तो हमें क्या मिलते हैं भाई, तो हमें जो है लोगों की डायरी मिलती है ना, जो भी तीर्थ यात्री थे या जो यात्री थे, ट्रैवलर्स थे, उनके अकाउंट्स मिलते हैं, या ऑटोबायोग्राफी जो है वो हमें मिलती है कुछ महत्वपूर्ण लोगों की। तो ये उसके अलावा जो है पॉपुलर बुकलेट्स हो गई जो कि लोकल बाज़ार में जो है बिकती थी उस समय। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से हम उनके बारे में जान सकते हैं। आगे दिया हुआ है, एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक। अब देखो कहा जा रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं आगे चलकर जो है प्रिंटिंग जो मशीन है वो आ गई थी, और जब प्रिंटिंग मशीन जो है वो फैल गई तो न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होने लगे, और उन न्यूज़पेपर में काफ़ी जो इश्यू मतलब जो काफ़ी सारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर डिबेट होने लगी। और देखते हैं आगे, तो लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रॉट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, पोइट्स एंड नोवेलिस्ट रॉट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। आगे हम देखें तो जो लीडर हुआ करते थे या जो रिफॉर्मर हुआ करते थे, रिफॉर्मर मतलब सुधारक, है ना, तो ये जो लीडर्स थे या जो रिफॉर्मर थे वो अपने आइडियाज़ को लिख कर जो है लोगों तक पहुंचाया करते थे। इसके अलावा जो कवि वगैरह हुआ करते थे या जो उपन्यासकार हुआ करते थे तो वो भी अपनी फीलिंग्स को या अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करते थे। आगे दिया हुआ है, ऑल दीज सोर्सेज हाउ एवर वर प्रोड्यूस्ड बाई दोज हु वर लिटरेट। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जितनी भी हमने अभी बातें की, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी हो गया, या कह सकते हैं कि कोई किसी ट्रैवलर का अकाउंट हो गया, तो ये सब जो हमें सोर्स मिलते हैं, तो ये जो सोर्स है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे या किसके द्वारा लिखे गए थे। जैसे ऑटोबायोग्राफी ले लेते हैं, तो जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसने लिखी होगी, तो किसी पढ़े लिखे इंसान ने लिखी होगी जो कि पढ़ा लिखा होगा, है ना। तो यही दिया हुआ है, ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये कह सकते हैं कि ये सभी जो सोर्स हैं ये किसके द्वारा तैयार किए गए थे, तो ये सभी उन लोगों के द्वारा तैयार किए गए थे जो कि पढ़े लिखे थे। आगे दिया हुआ है, फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल एंड पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स। अब देखो यहाँ पर एक और समस्या है कि ये जो रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं या ये जो सोर्स हमें मिलते हैं, ऑटोबायोग्राफी हो गया, किसी भी ट्रैवलर का या किसी भी पिलग्रिम का जो है अकाउंट हो गया, या कोई नोवेल मिल गई, या कोई भी इस तरह से कोई कहानी जो है जो कि किसी कवि ने जो है लिखी थी, तो ये सभी जो है किसी पढ़े लिखे आदमी ने लिखी थी, तो इसमें किसके बारे में नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमें जो मजदूर हुआ करते थे, जो किसान हुआ करते थे, है ना, या कह सकते हैं कि जो ट्राइबल यानी कि जो आदिवासी जो लोग हुआ करते थे, तो उनके बारे में हमें यहाँ से जानने को नहीं मिलता है ना, कि वो क्या सोचते थे या उनकी क्या फीलिंग्स थी। आगे दिया हुआ है, गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट टास्क, है ना। अब ऐसे लोग जो कि किसान हुआ करते थे या मजदूर हुआ करते थे, तो इनके बारे में जानना और भी ज़्यादा मुश्किल काम है ना। आगे दिया हुआ है, येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। तो देखो इनके बारे में जानना हमारे लिए और भी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम इसको भी क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इनके बारे में भी हम जान सकते हैं, कि इनके बारे में भी हम नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रयास और करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। आगे दिया हुआ है, व्हेन यू रीड दिस बुक, यानी कि जब आप इस बुक को पढ़ोगे, जब इस बुक को आप रीड करोगे, तो आप ये देखोगे कि ये कैसे हो सकता है, यानी कि हम कैसे इन लोगों के बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा आज चैप्टर जो है एंड हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे लिए कोई भी अगर मैसेज हो तो आप उस मैसेज को हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं,
या कोई भी आपको दिक्कत आती हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम मिस कर रहे हों, है ना? तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो कि हमारी जो वीडियो जो हम बनाते हैं तो उसमें क्या मिस्टेक है या हम क्या कमी जो है वो हम छोड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे कि हम उसमें थोड़ा-सा कह सकते हैं कि अपना सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।